हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इस नए सेशन में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स कम टू पेज नंबर 12.13। कुछ अब इस चैप्टर की जो बैकलॉग्स हैं, जो बची बची चीजें हैं, वो सबको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 में आप देखो, एक फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट का, राइट, फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर आपका 12.13 पे है। ये हमारे उस फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट वाले ब्लॉक में नहीं था, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं इसमें कुछ ऐसा नया है क्या। देखो, टारगेट लिमिटेड टू के बोरोविंग फ्रॉम जेड लिमिटेड फॉर ₹10 लाख। मैंने एक बोरोविंग लिया। ओके, मैंने एक बोरोविंग लिया है। कितने का लिया है? 10 लाख रुपीज का लिया। Okay, now it enters into an arrangement with Target Limited for settlement of the loan against issue of certain number of equity shares of Target Limited. इसके सेटलमेंट के लिए मेरे को इक्विटी शेयर इशू करने हैं, ठीक है। whose value equals to ₹10 lakhs, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10 लाख रुपए होगी। For this purpose, fair value per share determine total number of equity shares to be issued। सीधी बात है सर, ये 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए मैं शेयर दूंगा, 10 लाख रुपए वैल्यू के दूंगा, लेकिन कैसे दिए जाएंगे? इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करके, तभी तो आई विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स ना। तो अब बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हमारे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? वेरिएबल हो गए सर। क्यों ऐसा? वेरिएबल क्यों हो गए? बिकॉज ये फेयर वैल्यू जो है वो क्या है? वो फेयर वैल्यू आज डिसाइड नहीं की गई है, ये तो फिक्स हो गई, फिक्स नहीं हो पाई है। बिकॉज ये जो है वो कब डिसाइड की जाएगी? फॉर दिस पर्पस फेयर वैल्यू पर शेयर टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, राइट, एंड दैट शैल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट यानी फ्यूचर में हम जो भी फेयर वैल्यू रहेगी शेयर्स की, उस फेयर वैल्यू के बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। सर सीधी बात है, ये क्वेश्चन अपेरेंटली लग रहा है जहां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज ए कंसिडरेशन के रूप में काम में लिए गए हैं, तो आपका जो लिया हुआ लोन है ना, वो लोन आपका स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। स्टार्टिंग से ही क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। यानी ये वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला जो लोन है, ये इक्विटी कब हो सकता था? जब मैं इसे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या करूं? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर दूं, और वो आज की वैल्यू में आज ही इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। देखिए सीधी बात है ना, जो अश्योरिटी लेते हैं, जो अपने रिटर्न को अश्योर करा लेते हैं, रिटर्न को लॉक करवा लेते हैं, अपना मिनिमम पेमेंट को सेव करवा लेते हैं, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसे लाइबिलिटीज के इंस्ट्रूमेंट को अगर आप इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज इक्विटी ओनली इफ फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट इज मैच्ड, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ये क्वेश्चन ऐसे अपना अलग से ही पढ़ा था इस मॉड्यूल के अंदर, तो चलो इसको भी खत्म कर दिया। तो हमने काफी सारी चीजें कर ली सर, और हमको और भी बहुत सारी चीजें करनी है, जहां पे अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सर लिखने, इस मॉड्यूल में जितनी भी बातें अब लिखी हुई है ना, हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। कुछ बातें हम लोगों ने ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी है, लेकिन ये सारी बातें हम लोगों की इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो कवर हो चुकी है। जैसे इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है कि इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता। फिर पैरा 16A से 16D तक के एक्सेप्शन इसने बता दिए, है ना, राइट। और फिर कहता है कि ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो मैंने आपको एक ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का भी जो एक क्या कहते हैं फ्लो चार्ट सा बताया था कि भाई ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी सेटलमेंट जो है वो अपने को मिल भी सकता है, और हम भी अपने इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। मिलने का मतलब क्या हो गया? पुट ऑप्शन रिटर्न ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या फिर बाई बैक, राइट। तो यहाँ पे सेटलमेंट इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में वैसे तो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मैच हो जाता है, वैसे तो फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट जो है वो मैच हो जाता है। इसलिए हम पुट ऑप्शन पे जो प्रीमियम रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं इक्विटी। पुट ऑप्शन पे जो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं उसे हम लोग इक्विटी बना देते हैं। लेकिन पुट ऑप्शन लिखने का मतलब ही मेरे सर के ऊपर एक लाइबिलिटी आ सकती है, जिस लाइबिलिटी का मुझे पेमेंट करना पड़ सकता है, या तो कैश में या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करके। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उस ऑब्लिगेशन के लिए मुझे उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो बुक करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिगार्डिंग द पुट ऑप्शन अकाउंटिंग और बायबैक की अकाउंटिंग बताया था, राइट। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, राइट।
अच्छा भाई, इसके बाद में हम बात करते हैं, एक चर्चा हम लोग करेंगे रिगार्डिंग प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या बात करेंगे हम? देखिए सर, वैसे तो हम लोग जब इंटरमीडिएट आईपीसीसी में थे तब से ही ये प्रपोज डिविडेंड वाली बात तो हमको समझ में आ चुकी है, क्योंकि इंटरमीडिएट आप सब लोग पास करके आए होंगे, राइट। तो इंटरमीडिएट में क्या था कि प्रपोज डिविडेंड का अब जो है रिवाइज्ड ट्रीटमेंट कब से ही स्टार्ट हो चुका है। दैट मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो था हमारा रिवाइज्ड, उसमें प्रपोज डिविडेंड को नॉन एडजस्टिंग इवेंट बना दिया गया। पहले वो एक एडजस्टिंग इवेंट हुआ करता था और अब प्रपोज डिविडेंड की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है। जी हाँ, प्रपोज डिविडेंड की कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है। रीजन क्या है? चलो आपको आज प्रपोज डिविडेंड की थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। बेसिकली प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है कि जब कंपनी का ईयर एंड होता है, मान लीजिए यहाँ पर कंपनी का ईयर एंड हुआ 31 मार्च को कंपनी का ईयर एंड हुआ एंड कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है, फाइनलाइज होते हैं, अकाउंट साइन ऑफ होते हैं और ऐसे करते 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 काफी समय बीत जाता है। लेट्स से कि अगस्त और सितंबर के महीने में हम लोग आ गए। अगस्त सितंबर मंथ तक कंपनी की एजीएम नहीं होती है जनरली। तो कंपनी जब अपनी एजीएम कंडक्ट करता है इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, रियल लाइफ में आप देखेंगे तो एजीएम लगभग कंपनीज की इन्हीं महीनों में होती है। तो एजीएम के अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अपने शेयर होल्डर को कहते हैं कि डियर शेयर होल्डर, आपको हम इतना डिविडेंड प्रपोज करते हैं, आपको हम इतना डिविडेंड क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रपोज करने का मतलब कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सर प्रपोजल का जवाब हाँ में आ जाए, ठीक है ना। अरे इधर उधर मत जाओ, यहीं पे कोशिश करो, इसी चीज को फोकस करने की कोशिश करो। प्रपोज शब्द जो है वो कई जगह पे यूज लेते हैं हम लोग, लेकिन 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 आपको यहीं पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना है और रिगार्डिंग प्रपोज डिविडेंड के बारे में फोकस करना है ना, इधर उधर मत सोचो। सो दिस इज रिगार्डिंग प्रपोज डिविडेंड, है ना। प्रपोज क्या कर रहे हैं? डिविडेंड कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज नहीं कर रहे, प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर जब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं करेगा तब तक क्या है, तब तक वो प्रपोजल ही है सर। इसलिए प्रपोजल में रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं, है ना। सामने वाला रिजेक्ट कर, क्या पता सर हमारे अनुमान पानी में फिर गए, समझ लोगे। तो देखो, प्रपोजल की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। जब शेयर होल्डर इसको एक्सेप्ट कर देंगे, शेयर होल्डर क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, समझ रहे हो ना। तो देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को प्रपोज किया डिविडेंड एंड फिर बाद में शेयर होल्डर उस डिविडेंड को एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 क्या करा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने उनके पास में पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं शेयर होल्डर के पास में। तो शेयर होल्डर या तो इस प्रपोज डिविडेंड को, या तो वो इस प्रपोज डिविडेंड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो वो इस प्रपोज डिविडेंड को शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोपोर्शनेटली दैट मींस रिड्यूस करवा सकते हैं। रेट ऑफ प्रपोज डिविडेंड को वो लोग रिड्यूस करा सकते हैं। एक्सेप्शन, रिजेक्शन और रिडक्शन भी हो सकता है रेट ऑफ डिविडेंड। इतने ही राइट्स होते हैं, बट दे कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। वो ना तो प्रपोज डिविडेंड के अमाउंट को, ना ही उसकी रेट को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करा सकते, भले ही चाहे सारे लोग इक्विटी शेयर होल्डर मिल भी क्यों ना जाए। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में हमारी देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए ये बात एप्लीकेबल होती है। बाहर से हमें कोई लेन देन नहीं है इन सब चीजों का। तो वी आर इन इंडिया और इंडिया के अंदर प्रपोज डिविडेंड का यही कारण है। तो सर प्रपोज डिविडेंड जब आपका एक्सेप्ट होता है तो बनता है आपका लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड जब आपका एक्सेप्ट होता है ना, तो आपका क्या बन जाता है, लायबिलिटी। रिजेक्ट हो गया तो फिर रिजेक्ट हो गया तो कुछ नहीं है सर, खत्म। रिजेक्ट होने की कोई अकाउंटिंग ही नहीं करते, क्योंकि प्रपोजल की कोई अकाउंटिंग नहीं की तो रिजेक्शन की क्या अकाउंटिंग है ना। फिर बाद में बात करते हैं रिड्यूस की। तो जितना रिड्यूस होकर एक्चुअल में वो प्रपोजल जो एक्सेप्ट हुआ है, तो एक्सेप्टेड पार्ट की लायबिलिटी बुक की जाएगी। एक्सेप्टेड पार्ट की जो लायबिलिटी है वो बुक की जाएगी, है ना। एक्सेप्टेड पार्ट की लायबिलिटी बुक की जाएगी। नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, और अब बताइए कि ये प्रपोज डिविडेंड की जब भी
लाइबिलिटी बनेगी, यानी पोस्ट एनुअल जनरल मीटिंग, है ना, एजीएम में जब ये लाइबिलिटी बनेगी, ये लाइबिलिटी मेरी कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? ये लाइबिलिटी मेरी कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी? बताइए, क्या ये लाइबिलिटी मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहलाएगी या ये लाइबिलिटी मेरी नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहलाएगी? ये क्वेश्चन आपको सबको समझना है, ये क्वेश्चन आपको सबको समझना है। तो सोचिए जरा इसके बारे में, एंड देन देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर कि प्रपोज डिविडेंड जो है वो कंपनी के लिए क्या हो सकता है। ठीक है ना? देखो, मैंने कंपनी प्रपोज डिविडेंड इन इट्स बोर्ड मीटिंग, नो ऑब्लिगेशन अराइजेस बिकॉज इट बिकम पेबल ओनली पोस्ट अप्रूवल बाय द शेयरहोल्डर्स, है ना, इन द एनुअल जनरल मीटिंग। However, when the dividend is approved by shareholders in annual general meeting, the company has taken an obligation to distribute the dividend to its shareholders. बस अब आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो बस। ठीक है, यहां तक मैंने भी आपको बताया, मैंने पढ़ के भी आपको बताया। अब आप लोगों ने सोच लिया होगा कि सर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं, तो बताइए, इसका आंसर दीजिए। देखिए, जैसे ही आपने डिविडेंड लायबिलिटी अपने सर पे बैठाई, आपको क्या आ गया? एक ऑब्लिगेशन आ गया, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अच्छा, चलिए सर, इसके पहले बताइए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? अरे हुआ है ना, शेयर होल्डर को आपने जो प्रपोजल दिया है वो क्या है? वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट तो है। सो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है टू द शेयर होल्डर्स। जी सर, बिल्कुल है। और जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट हो, वो चीज हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाती है। अब बढ़िया है, देखिए, एंड हेंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात? सो प्रपोज डिविडेंड जो है लायबिलिटी आपका कब बनेगा? जब एजीएम हो जाएगी, शेयर होल्डर आपके प्रपोज डिविडेंड को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जाकर आपका प्रपोज डिविडेंड क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के क्या एग्जांपल है? बहुत एग्जांपल है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल, वारंट, पुट ऑप्शंस, रिटर्न ऑन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रीमियम मिलना, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट जो 16A से लेकर 16D तक की कंडीशन को पूरा कर देते हैं, वो भी आपके क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। देख लेते हैं, कोई चीज अपनी बाकी नहीं रहनी चाहिए, है ना। अभी हम लोग कौन से पेज पे? देखो 16 नंबर पेज पे है। तो फर्स्ट पेज से लेके 16 पेज तक अब आपकी एक भी लाइन स्टडी मटेरियल की जो है बिना पढ़े नहीं रहनी चाहिए, राइट। बस जो चीजें अब इसमें रह गई है, आज हम उसी को क्लियर कर रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से, ठीक है ना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल यहां तक हो गए हैं। ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़े हैं। अच्छा, अब ये कुछ कहने की बातें हैं, वैसे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर्स इज अ क्लास ऑफ शेयर्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रेफरेंस शेयर ना होकर इक्विटी शेयर ही है, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंशियल राइट है, इसलिए इसे डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर कहा गया है। और इसे इक्विटी का नाम ना देकर दूसरा नाम दे दिया गया, प्रेफरेंस क्लास वाले इक्विटी शेयर, है ना। इनको कुछ प्रेफरेंस होता है, लेकिन whose terms may provide for redemption at a predetermined amount or may be irredeemable with a fixed return which may be cumulative or discretionary। अरे भाई देखिए, ये मे बी इररिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर इंडिया में तो नहीं पाए जाते। मे बी इररिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर तो नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, भारत में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, सिंस वी आर स्टडीइंग आईएफआरएस। तो और बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होते होंगे, राइट। तो यहाँ इंडिया में तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जा सकते, है ना। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एन इश्यूअर असेस द पर्टिकुलर राइट्स अटैच्ड टू द शेयर to determine whether it exhibits the fundamental characteristics of financial liability
और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज एक्सप्लेन्ड बिलो। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो आप प्रेफरेंस वालों के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करते होंगे ना सर, आप प्रेफरेंस वालों के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करते होंगे। और ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ना, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर है, और मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे मैंने प्रेफरेंस शेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सारी की सारी कंडीशंस लिख रखी हैं कि इनको इतना डिविडेंड मिलेगा, ये क्यूमुलेटिव होंगे कि नहीं होंगे, नॉन क्यूमुलेटिव होंगे क्या, राइट, और डिविडेंड जो है क्या इनका मैंडेटरी डिविडेंड होगा या फिर डिस्क्रिशनरी डिविडेंड होगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग। चलिए तो आज हम इन पॉसिबिलिटीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं कि किस किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स किस किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को न्योता देते हैं। चलो देखो, सबसे पहले बात regarding the redeemable preference share that is very much applicable in India because इंडिया में तो redeemable preference share ही इशू होते हैं। रिडम्पशन टर्म्स के लिए कहा गया है कि रिडम्पशन एक स्पेसिफाइड डेट को होगा और रिडम्पशन कब होगा, ऑप्शन ऑफ द होल्डर। रिडम्पशन कब होगा, ऑप्शन ऑफ द होल्डर। अब ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन और ये इसका आंसर लिखा हुआ, इसको पढ़े बिना ही आप बताइए रिडम्पशन तो करना ही है। होल्डर के पास में ये राइट है कि वो आपसे क्या मांग ले, इसका रिडम्पशन का अमाउंट मांग ले। तो सर सीधी बात है, ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब तो अपने लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं ना, बिकॉज वी आर एट द क्लोजर ऑफ दिस चैप्टर। अब तो देखते ही पता लग जाता है अपने लोगों को कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है या वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ना। तो पढ़ते हैं, देखो ये कहता है कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है बिकॉज द इश्यूअर हैज एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट्स टू द होल्डर ऑफ द शेयर। ठीक है ना। Potentially inability of an issuer to satisfy an obligation to redeem a preference share when contractually required to do so, whether because of lack of funds, a statutory restriction or insufficient profits or reserves, does not negate the obligation. अब देखो सर, ये बातों बातों में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कह गया जो क्वेश्चन में तो ऐसे कुछ लिखी हुई नहीं है। देखिए ये जो लाइन है ना, आप इसको आप करिए इंपॉर्टेंट मार्क, कॉन्ट्रैक्चुअली, एक सेकंड, पोटेंशियली इनएबिलिटी, सॉरी इस वर्ड को आप लोग को बहुत ध्यान से समझना। पोटेंशियली इनएबिलिटी दैट मींस कि मैं रिडम्पशन करने योग्य नहीं हूं, है ना, मैं पैसा वापस लौटाने योग्य नहीं हूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब देखो एग्जाम में तो केस बन के आएगा, एग्जाम में तो टेबल तो आएगी नहीं, एग्जाम में तो आपको केस में उलझा देंगे। मान लीजिए कि आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, वो प्रेफरेंस शेयर है, वो रिडीमेबल भी है और उसका रिडम्पशन करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है, या कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गया, या कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात आप सब लोग, कि हम को वो घुमाने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं उसके योग्य नहीं हूं, बट दैट डजंट नेगेट द क्लासिफिकेशन बिकॉज ये है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ना आपकी। तो ये कह रहा है कि आपके पास में कोई प्रॉफिट नहीं है, आपके पास में रिजर्व नहीं है, आपका कोई स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है, आपका लैक ऑफ फंड्स है, ये सारी चीजें होने के बाद भी ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगी, है ना, हेंस क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब मान लीजिए ट्रेड क्रेडिटर्स है, अरे सिंपल सी बात है, क्यों इतनी बात घुमा फिरा के करते हो सर। आपके सप्लायर जिनसे आपने माल खरीदा, राइट, अब आप सप्लायर को पैसा वापस देने की पोजीशन में नहीं हो, मान लीजिए पैसा नहीं है, रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं ट्रेड पेबल्स को इक्विटी क्लासिफाई कर दूं क्या? अरे लड़ेंगे तो वो मेरी लायबिलिटी है ना। हाँ, तो बस सीधी बात है, ये लायबिलिटी। फिर कह रहा है रिडम्पशन एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर, यानी ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका रिडम्पशन केवल इशूअर के ऑप्शन पे होगा। अब मेरे पास में ऑप्शन, आई एम अ कंपनी, सो आई हैव एन ऑप्शन टू रिडीम और नॉट टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहता है, देखो, एन ऑप्शन ऑफ द इशूअर टू रिडीम शेयर्स फॉर कैश डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। Okay, because the issuer does not have a present obligation to transfer financial asset to the shareholders, hence classified as equity instrument. पहले एक बार और पढ़ते हैं। An obligation may arise, however, when the issuer of the shares exercise its option, usually by formally notifying the shareholders of an intention to redeem the shares, at which time the instrument shall be reclassified from equity to financial liability. अब ये क्या कहना चाहता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको।
ये है हमारे प्रेफरेंस शेयर। ओके, हालांकि बात ये केवल प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं हो रही, ये बात हो रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। ये बात हो रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जा सकते, तो अपने को प्रेफरेंस शेयर को हटाना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन से, तभी वो बात समझ में आएगी। सो जब बात प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के ऊपर आ जाए और कंपनीज एक्ट को ओवर रूल करने के ऊपर आ जाए, तब आप प्रेफरेंस शेयर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर दें ना। अब देखिए, ये आपके रिडीमेबल भी हो सकते हैं और ये आपके इनरिडीमेबल भी हो सकते हैं। सो व्हेनेवर आई से इनरिडीमेबल, तो मैं कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा उसको, और वो ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो नहीं सकते। तो जो चीज इररिडीमेबल है तो वो तो सर डे वन से ही इक्विटी हो जाएगी, उसमें तो कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं करनी है लोगों को, उसमें तो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ डिस्कशन, ऐसी कुछ बात हमको नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिडम्पशन पॉइंट, तो रिडीमेबल में आपके पास में कई बार ये जो ऑप्शन है रिडम्पशन वाला ऑप्शन, सो रिडम्पशन का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कंपनी के पास है तो क्या होगा? अच्छा, पहले हमने होल्डर वाला पढ़ा था, तो पहले होल्डर लिख लो। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के पास है तो क्या होगा, और ये यदि कंपनी के पास है तो क्या होगा? देखिए, होल्डर के पास में ये ऑप्शन है कि वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आकर रिडीम करवा सकता है, तो वी हैव एन ऑब्लिगेशन, वो कभी भी आ सकता है, रिडीम करवा सकता है। तो आज के दिन हमारा तो ऑब्लिगेशन है ना, हम तो ये नहीं सोचेंगे कि होल्डर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो दे नहीं सकते। अगर आ गया तो मैं उस ऑब्लिगेशन को डिनाई नहीं कर पाऊंगा, मैं वो कैश आउटफ्लो को डिनाई नहीं कर पाऊंगा। तो होल्डर के पास में यदि ये ऑप्शन है तो मेरे को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, जब वो रिडम्पशन के लिए आएगा मेरे पास में। तो जब होल्डर के पास में ये ऑप्शन होगा तो मेरे लिए तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, मेरे लिए क्या होगी? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन मान लीजिए अब रिडम्पशन करने का ऑप्शन किसके पास है? रिडम्पशन करने का ऑप्शन किसके पास है? कंपनी के पास है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस शेयर, टॉकिंग अबाउट ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके रिडम्पशन का ऑप्शन कंपनी के पास है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन सर? इन दैट केस कंपनी के पास में जब ऑप्शन है तो कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन है क्या? बताओ, कैश देने का कोई ऑब्लिगेशन है? यानी इंस्ट्रूमेंट होल्डर आपसे डिमांड नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सिंस देयर इज नो ऑब्लिगेशन, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विटी। फिर ये क्या है? आपकी इक्विटी। फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं सर कि आपने इसको डे वन पे इक्विटी तो क्लासिफाई कर लिए, आपने इसे डे वन पे इक्विटी क्लासिफाई कर लिया, लेकिन आपने इनका रिडम्पशन कैश में कर दिया, तो रादर देन आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कैश देने का, लेकिन आपको जज गई कि नहीं, अब हम इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिडम्पशन इक्विटी शेयर देकर नहीं करेंगे और हम इनको कैश देंगे, राइट? मान लीजिए कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनका कन्वर्जन इक्विटी शेयर में भी हो सकता है और जिनका रिडम्पशन कैश में भी हो सकता है। तो आपने पहले सोचा कि भाई मेरे पास में ऑप्शन है तो मैं कैश नहीं दूंगा, इसलिए आपने पहले दिन को इक्विटी बना दिया। लेकिन जिस दिन आप इसको पे करने वाले हैं, जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि मैं अब इनको कैश दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन रिडम्पशन का दिन आ जाए ना सर, रिडम्पशन का दिन जिस दिन आ जाए, उस दिन आप अपनी इक्विटी को रिक्लासिफाई कर दीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन आज तो ये इक्विटी ही रहेगी। जिस दिन आपने फर्म डिसीजन ले लिया है, जिस दिन आपने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अपने सर पर ले लिया कि भाई मैं तो अब कैश दूंगा, तो फिर बाद में आप इक्विटी को रिक्लासिफाई कीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी में और फाइनेंशियल लायबिलिटी को सेटल कर दीजिए फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक। रिक्लासिफिकेशन की एंट्री क्या होगी सर? इक्विटी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी को मैं क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। तो समझ में आया आपको मेरी बात? मैंने आपको भी क्या बताया, राइट? देखो ये चार्ट, देखो चार्ट वार्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, चलो समझ लिया कि फ्लो समझ लिया कि ये क्या कहना चाहता है। तो आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई।
नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो समझ लो सर आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, IFRS वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इन दिस केस अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द अदर राइट्स that attach to them. Classification is based on an assessment of the substance of the contractual arrangements. देखिए एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब्सटेंस के बारे में, मेरे पास राइट है, सब्सटेंटिव राइट होने चाहिए वो, है ना, केवल नाम के राइट नहीं होने चाहिए, जहां पे मैंने आपको कुछ ब्रह्मास्त्र का कुछ एग्जांपल दिया था, है ना, याद आया क्या? देखिए तो एंड द डेफिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सटेंस के ऊपर फोकस करना है। सब्सटेंस, सब्सटेंस ट्रांजैक्शन के अंदर सब्सटेंस क्या है, राइट? झूठे राइट होने का कोई मतलब नहीं है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वेदर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, एक सेकंड, ये थोड़ा नई बात चालू हो चुकी है, ये बात थोड़ी नई चालू हो चुकी है, राइट? ये इसके पहले ये बात को क्लोज करते हैं, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब जिनको हम कैश नहीं देंगे, राइट, तो उनको हम इक्विटी में ही कन्वर्ट करेंगे। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर जिनको हम कैश नहीं देंगे तो उनका रिडम्पशन तो भारत में करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप इक्विटी शेयर देके करो चाहे कैश देके करो। लेट्स से कि मुझे अब इक्विटी शेयर देना है, इनको क्या देना है, इक्विटी शेयर देना है। अब अगर मुझे इनको इक्विटी शेयर देने हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मैं इनका रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर में करूंगा? थोड़ा बहुत मुझे कंटिंजेंसी लग रही है कि नहीं लग रही? देखिए नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया, जिनका रिडम्पशन नहीं होगा, जिनका रिडम्पशन नहीं होगा, और कैश तो बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे। अब कैश नहीं देंगे तो इंडिया के लॉ के हिसाब से हमको इनका पैसा तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, या तो इनको वापस कैश लौटाएं या इनको कंपनी के इक्विटी शेयर दे दें, दो में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वही बात है कि आप किसी भी ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हो ना, तो उस ऑप्शन इवैल्यूएशन में आप किसी ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हो तो उस ऑप्शन इवैल्यूएशन में आपको सब्सटेंस पे फोकस करना है। आपके पास मान लो कोई राइट है, कोई ऑप्शन है, क्या वो राइट सब्सटेंशियली वायबल है कि नहीं? अगर वो राइट सब्सटेंशियली वायबल ही नहीं है तो इसका मतलब वो राइट के अंदर फिर बाद में कोई शक्ति नहीं है। देन यू हैव टू थिंक द अनदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो यहां पर बस यही कहा गया है कि क्लासिफिकेशन के लिए सब्सटेंस को ध्यान में रखें, क्लासिफिकेशन के लिए सब्सटेंस को ध्यान में रखें। आगे चलकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन। जो मैंने चार्ट बनाए थे ना पहले, उसके अंदर एक बात बाकी रह गई थी, अगर आपको याद हो तो देखो, यहाँ पे थे वो, ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन बाकी रह गया था, बाकी सब चीजें हो चुकी है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग एंटिटीज ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है, सिर्फ बाकी रहा है तो कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन, जो बहुत ही मतलब छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही सिंपल भी है। और वो ये है कि कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन का मतलब ये कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में शेयर देने पड़ रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में शेयर देने पड़ रहे हैं लेकिन वो कंटिंजेंट है, सर पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब तक सारी कंटिंजेंसी दूर नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं मान सकते कि शेयर देंगे, है ना, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हम लोग शेयर देंगे। तो जब जैसे आप अपनी कंटिंजेंसी की बात चल ही गई है तो यहां पर देखिए एक बाउंड्री मैं बना देता हूं, इसके ऊपर जितनी भी बात हुई वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात हो रही थी। अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो बात कर रही थी हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो बात करेंगे हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के रिगार्डिंग। अब जो बात करेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन सिंस हमने कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन को एक बार यहाँ पे याद कर लिया है तो चलो लगे हाथों पहले हम कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन को खत्म ही कर देते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, अब स्क्रॉल करना पड़ेगा, कहाँ है, देखिए आइए शायद यूनिट 2 में मिलेगा आपको कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन का एक फ्लो चार्ट है, उसको पढ़ लेते हैं और वो अपना कॉन्सेप्ट खत्म। ये देखिए आ जाइए आप लोग। ओके, सो कम टू पेज नंबर 12.36 जहां हम बात करने वाले हैं
कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजंस के रिगार्डिंग। और ये कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन का मतलब, सेटलमेंट से मतलब क्या है सर आपका? सेटलमेंट से मतलब ये है कि सेटलमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंड, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंटिंजेंसी है कि इक्विटी शेयर इश्यू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब तक, देखो मैंने क्या कहा था, एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो और वो साइलेंट हो तो आप क्या मानोगे कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने, जब तक मेरे पास में क्लियर फैक्ट्स नहीं होंगे तो आई कैन नॉट अज्यूम कि फिक्स टू फिक्स टेस्ट अपने आप मैच हो गया और वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यही चीज का आंसर आपको यहां पे भी देना है कि कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन के अंदर जब तक वो सारी कंटिंजेंसी समाप्त नहीं हो जाती, हम ये नहीं मान सकते कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो देखिए यहां पर पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट may require an entity to deliver cash or another financial asset or settle it in some other way that would require to be classified as a financial liability, but only in the event of the occurrence or non-occurrence of some uncertain future event। अब कई बार ये कंटिंजेंसी जो है किसी चीज के होने या ना होने यानी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर जाती है। तो कहता है द इवेंट मे बी विथ इन द कंट्रोल ऑफ द इश्यूअर और द होल्डर और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पोर्ट। अब ये इवेंट हमारे हाथ में भी हो सकता है और हमारे हाथ में ना भी हो सकता है, भले चाहे वो एंटिटी हो या इंस्ट्रूमेंट का होल्डर हो। These types of contractual arrangements are referred to as contingent settlement provision। ऐसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन। अब यहां पर मैं ये सेटलमेंट के इक्विटी के रिगार्डिंग क्यों फोकस कर रहा हूं सर? इसने तो कैश पे लिख दिया। अरे कैश लिखेगा इसका मतलब क्या होगा? कैश लिखेगा इसका मतलब तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगा ना। हम तो बात सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं। अगर आपका कैश जाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, लेकिन अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जाने हैं, वो भी कंटिंजेंसी में जाने हैं, तो वो इक्विटी तब तक नहीं होंगे जब तक सारी कंटिंजेंसी दूर नहीं हो जाती। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूट ने इसे सिंप्लीफाई कर रखा है। कहता है कि इज द कॉन्टिंजेंट इवेंट विद इन द कंट्रोल ऑफ द इश्यूअर। क्या कोई कंटिंजेंट इवेंट सिर्फ मेरे ही कंट्रोल में है, यानी मैं उसे कंट्रोल करता हूं, मैं चाहूं तो वो कंटिंजेंसी हटा सकता हूं, नहीं तो नहीं हटाना चाहूं तो नहीं हटा सकता हूं। अगर मेरे कंट्रोल में कंटिंजेंसी है तो सर किस बात की कंटिंजेंसी है वो, है ना? अरे मेरे हाथ में ही इधर सब कुछ है तो वो किस बात की कंटिंजेंसी? देन इन दैट केस वो इक्विटी क्लासिफाई हो सकता है। अगर मेरे हाथ में वो सारा रिमोट कंट्रोल है तो मैं उसे इक्विटी क्लासिफाई करूंगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली आई कैन इश्यू द इक्विटी शेयर नाउ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। अगर ये चीज मेरे हाथ में नहीं है तो मुझे क्या देखना चाहिए सर? आगे मुझे ऐसा सोचना चाहिए, assess whether the part of the contingent settlement provision that indicates liability classification is genuine। आपको ऐसा लगता है कि कुछ contingent settlement provision में कुछ बातें आपको ऐसा इंडिकेट कर रही है कि लाइबिलिटी क्लासिफिकेशन इसका होना, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर आपको ऐसा लग ही रहा है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा लाइबिलिटी होना चाहिए, है ना? मतलब आपको लग रहा है, फील आ रही है लाइबिलिटी वाली। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर आपको ऐसा लग रहा है यस, तो आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, ना तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी छोटे मोटे पार्ट में या किसी बड़े पार्ट में या किसी भी पार्ट में फाइनेंशियल लायबिलिटी की फीलिंग नहीं आ रही है, तो सर सीधी बात है बिल्कुल भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, तो फिर बाद में वो इक्विटी है। लेकिन जरा से भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी की फीलिंग आती है कि हाँ कहीं ना कहीं कैश देना पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, कैन द इश्यूअर बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन इन कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट ओनली इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द इश्यूअर। ये क्या बात है सर? ये क्या बात है? कैश देना पड़ेगा, लेकिन ना तो अभी, ना कल, ना कभी भी, एक्सेप्ट लिक्विडेशन।
एक्सेप्ट लिक्विडेशन। अरे एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट। अगर मैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स के बेसिस पर इक्विटी शेयर इश्यू करता हूं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स के बेसिस पर इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं, तो उनका जो रिपेमेंट होता है वो भी तो पीएसएनए बेसिस पे ही होता है ना, रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है लोगों का। लेकिन ये कैश का जो ऑब्लिगेशन है ना, ये मेरे रनिंग बिजनेस में नहीं आएगा, केवल और केवल लिक्विडेशन के समय आएगा। अगर केवल लिक्विडेशन के समय ये ऑब्लिगेशन आता है तो फिर इक्विटी है, क्योंकि सर लिक्विडेशन के समय तो हमें सबको ही पैसा देना है, फिर तो इक्विटी वालों को भी पैसा देते हैं ना। लिक्विडेशन के समय करते क्या है, लिक्विडेशन के समय सारा पैसा आने के बाद में सबको लौटा दिया जाता है। इक्विटी वालों को भी तो कैश ही देते हैं, सॉरी इक्विटी वालों को भी तो कैश ही देते हैं ना लिक्विडेशन के समय। तो अगर लिक्विडेशन में ऑब्लिगेशन है तो उसे ऑब्लिगेशन नहीं कहा जाता सर, लिक्विडेशन के समय तो सबको ही पैसा वापस लौटाया जाता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका इक्विटी। लेकिन सर ऐसा भी नहीं है, और आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि डज द इंस्ट्रूमेंट हैव ऑल द फीचर्स एंड मीट ऑल द कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सेप्शंस, पैरा 16A to 16D। यदि 16A से लेकर 16D के एक्सेप्शंस की सारी कंडीशन आपने पूरी कर दी है तो फिर आंख बंद करके इक्विटी क्लासिफाई कर दो। लेकिन सर इतना सारा डिस्कशन करने के बाद भी आपके आंसर नो में आ रहे हैं, तो देन फिर बाद में सर अल्टीमेटली इवेंचुअली फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई कीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट को। इस चीज को कहते हैं हम लोग कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन। समझ गए मेरी बात आप सब? कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके कितने भी एग्जांपल बनाए जा सकते हैं ना, इसका कोई एक आधा या स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल नहीं होगा। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर शेयर देने से रिलेटेड आपको श्योरिटी होनी चाहिए, या फिर श्योरिटी होनी चाहिए कि वो लायबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर बाद में वो क्या हो सकता है आपका इक्विटी क्लासिफाई हो सकता है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, क्रक्स में कहूं, वन लाइन अगर इसको समराइज करूं, तो मैं यही कह सकता हूं यहां पर कि कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन में यदि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो सारी कंटिंजेंसी मिट जानी चाहिए रिगार्डिंग द फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफिकेशन की सारी कंडीशन जो है वो रिमूव हो जानी चाहिए। यानी एक चीज भी आपको कोई आदमी चैलेंज ना कर दे कि देखो सर ये वाली चीज तो रह गई आपकी, इसलिए तो ये तो लायबिलिटी होनी चाहिए थी, है ना, कोई ऐसा चैलेंज ना कर दे। सारी कंटिंजेंसी मिट जानी चाहिए और हमको ये पता लग जाना चाहिए कि सर हम अब सिर्फ और सिर्फ इनको इक्विटी शेयर से अलॉट करेंगे, और अगर कैश देंगे तो भी लिक्विडेशन पे देंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होंगे यदि आप अपने स्टेप बाय स्टेप इस फ्लो चार्ट को पढ़कर चलेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात पक्का से समझ में आ गई होगी, है ना। फिर भी मैं हूं आपके साथ में रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू मी एट एनी टाइम, ठीक है। चलो सर वापस आते हैं, कंटिंजेंट सेटलमेंट प्रोविजन का काम कर दिया ना मैंने। अब एक बार वापस आ जाते हैं सर, क्योंकि हम सीरियली आगे बढ़ेंगे। बीच में जो चीजें हमारी रह गई है सब चीजों को हमें क्या करना है, आज खत्म करना है। चलिए हम आते हैं अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है प्रेफरेंस का डिविडेंड। प्रेफरेंस की कैपिटल क्या है हमारे लिए? अच्छा बताओ, इंडिया में प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होती है, बताइए। इंडिया में प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होती है? चलो लेट्स से कि प्रेफरेंशियल कैपिटल के बारे में भी बताऊं आपको। तो इंडिया में प्रेफरेंशियल कैपिटल दो टाइप की होती है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा एक बोलूंगा मैं रिडीमेबल, और एक मैं कहूंगा कन्वर्टिबल, ठीक है ना। क्योंकि कन्वर्जन तो होता है ना इंडिया में, प्रेफरेंस का इक्विटी में कन्वर्जन होता है। तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 साल बाद रिडम्पशन करना है ना, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझ गए? तो हम लोग करते थे ना, मैंने स्टार्टिंग में ही तो ये सारी बातें बताई थी आपको जब हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत करी थी, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नो मोर योर शेयर कैपिटल, इट इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। डेट है, डेट है, ऋण है कंपनी के लिए, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। कैश तो देने का ऑब्लिगेशन आपका आज से ही है, इसको कैसे आप शेयर कैपिटल कह सकते हो ना, बिल्कुल नहीं है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। व्हाट अबाउट कन्वर्टिबल? तो कन्वर्टिबल के रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑप्शन है। कन्वर्टिबल के लिए एक ऑप्शन है,
ऑप्शन कराना है कन्वर्जन के। देखिए ऑप्शन, कन्वर्जन का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यदि होल्डर के पास होगा तो क्या होगा, और यदि ये ऑप्शन कंपनी के पास होगा तो क्या होगा। तो सर कहना से अगर ये कन्वर्जन का ऑप्शन कंपनी के पास में है तो सर फिर तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा नहीं, फिर तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। लेकिन सर अगर व्हाट अबाउट ये ऑप्शन होल्डर के पास हुआ तो होल्डर चाहे तो कन्वर्ट करा सकता है और चाहे कन्वर्ट ना भी करा सकता, कैश भी मांग सकता है। तो अगर होल्डर के पास में ऑप्शन है तो हम इसे इक्विटी नहीं क्लासिफाई कर सकते, हम इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई करेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हो, अगर उसका इंटेंशन शेयर लेने का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को शेयर दे देंगे। हम देखिए अभी हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिनको हम इक्विटी शेयर देंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको शेयर इशू कर दिए हमने, है ना। लेकिन यदि हम इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मान रहे हैं, ये पहले भी इक्विटी थी और कन्वर्जन के बाद भी इक्विटी होगी, लेकिन अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, और जब हम इसको कैश देंगे तो कैश वाली एंट्री कर देंगे, और यदि कैश के अलावा हम इनको इक्विटी शेयर देंगे तो इक्विटी शेयर वाली एंट्री कर देंगे, है ना। इस दिन ये आपकी लायबिलिटी रिक्लासिफाई हो जाएगी किसमें, इक्विटी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंडिया में ये सारा का सारा आउटकम हो सकता है, वो रिडीमेबल हो सकती है, वो कन्वर्टिबल हो सकती है। रिडीमेबल होगी तो प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी, कोई डिस्कशन नहीं करना, कोई डिबेट नहीं करना। अगर वो कन्वर्टिबल है तो देखिए ऑप्शन कन्वर्जन का किसके पास में है, कंपनी कन्वर्ट करके देगा या ऑप्शन होल्डर जो है, जो होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आपके पास में आके कन्वर्ट करा सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार दिया है आपने। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो कन्वर्टेबल ऑप्शन अगर उनके पास हुआ तो हम उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे डे वन से ही, और जब हम इसको शेयर देंगे तो शेयर दे देंगे, कैश देंगे तो कैश दे देंगे। तो देने वाले दिन अपने आप ही ये सही क्लासिफिकेशन इसका हो जाएगा। अगर कैश दिया तो हमेशा से फाइनेंशियल लायबिलिटी सही थी, अगर इक्विटी दिया तो उस दिन की बात नहीं है, इक्विटी बन जाएंगे, लेकिन नॉट एज ऑफ नाउ। सर जिस दिन भी बैलेंस शीट बनाते हैं आपको उसी दिन आपका ऑब्लिगेशन देखना है। बताइए आज आपका क्या ऑब्लिगेशन है, whether there is any present obligation to deliver any cash or another financial asset, तो फिर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, अदरवाइज वो इक्विटी होगी। चलिए सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया सारी की सारी बातें। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के रिगार्डिंग। तैयार हैं हम सब लोग प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को पढ़ने के लिए? हाँ जी, देखिए ये लिखा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब यही है कि कंपनी ने जो कमाया वो प्रेफरेंस शेयर को जब कंपनी देगी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस टू होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, वेदर क्यूमुलेटिव और नॉन। अगर ये डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है ना, हमने पढ़ा था ना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, वैसे ही तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दो टाइप के अगर ये आपके प्रेफरेंस शेयर होंगे are at the discretion of the issuer। अब ये क्या कहता है, चाहे डिविडेंड क्यूमुलेटिव हो नॉन, अरे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव से फर्क ही नहीं पड़ता। डिविडेंड का देना किस पर निर्भर करता है, यदि इश्यूअर के डिस्क्रिशन पे निर्भर करता है। इश्यूअर चाहे तो देगा, दैट मीन्स कंपनी, इश्यूअर मीन्स व्हाट, कंपनी, एंटरप्राइज, एंटिटी। कंपनी चाहे तो डिविडेंड देगी और चाहे तो डिविडेंड ना देगी। बस यहीं पे समझ लो सर, यहीं पे समझ लो कि ये डिविडेंड जो है वो क्या है, रिडक्शन फ्रॉम इक्विटी है। दिस इज नॉट एट ऑल योर एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट एट ऑल योर एक्सपेंसेस, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जहां पर मैं अपने प्रॉफिट्स को चाहूं तो डिस्ट्रीब्यूट करूं, चाहूं तो ना डिस्ट्रीब्यूट करूं, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन मी। और जब तक ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा तब पता है ये प्रेफरेंस का डिविडेंड मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी पहले इंटरमीडिएट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ते थे, वहां पे जब डिविडेंड देते थे तो हम पीएनएल अकाउंट में डिविडेंड कहां दिखाते थे, हम डिविडेंड दिखाते थे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के प्रॉफिट बैलेंस में से रिड्यूस करवा सकते। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड जो है ना, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन यदि कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, इसका मतलब वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दिस इज व्हाट सर, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये है मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट्स। क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता था? देखो सर ये तो नहीं होगा, ये कभी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, मेरी इक्विटी को कम कर देगा और मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा प्रेफरेंस ओनर्स को। सो ये कहां से डिसाइड हुआ कि अप्रोप्रिएशन है? ये यहां से डिसाइड हुआ, डिस्क्रिशन से। ये यहां से बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ क्यूमुलेटिव है या सर ये नॉन क्यूमुलेटिव है। अरे भाई ये सब बातें सब बकवास है, इन सब चीजों से नहीं डिसाइड होता कि डिविडेंड जो है वो आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय। क्लासिफिकेशन इन सब चीजों से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगी, इन सब चीजों से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि क्या? हिस्ट्री ऑफ मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा डिविडेंड देने का हिस्ट्री रहा है, मैं कंपनी हूं और मैं पिछले आने वाले हर साल में इनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो या मान लीजिए मैं हर साल प्रेफरेंस का रिडम्पशन करता हूं, तो ये हिस्ट्री वगैरह कोई काम की नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई काम नहीं आने वाली है। इंटेंशन टू मेक डिस्ट्रीब्यूशंस इन द फ्यूचर, मेरा इंटेंशन है कि मैं फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डिविडेंड, नहीं, इंटेंशन से नहीं होता है ना, इंटेंशन से नहीं होता है। आपके पास ऑब्लिगेशन है क्या आज? इंटेंशन का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिशन ही तो हो गया ना, ऑब्लिगेशन तो नहीं है। जब तक ऑब्लिगेशन नहीं तब तक लायबिलिटी। अ पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, यदि मैंने डिविडेंड नहीं दिया तो लोग बातें बनाएंगे, देखो ये कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है ना, तो कंपनी की बदनामी हो जाएगी, तो ये बदनामी, नेगेटिव जो फेम है, गुडविल जो है खराब होगी कंपनी की। क्या उससे क्लासिफिकेशन अट्रैक्ट होता है? अरे नहीं नहीं, ये सब चीजें कोई काम की नहीं। इफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट मेड बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन पेइंग डिविडेंड्स ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स, इफ डिविडेंड्स आर नॉट पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो सीधी बात है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा प्रोटेक्शन है प्रेफरेंस वालों को, आप जानते ही होंगे, लॉ में पढ़ा होगा कि जब तक आप प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं देते तब तक आप इक्विटी वालों को डिविडेंड दे नहीं सकते। तो इन केस जब आपका डिस्क्रिशन है प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना, तो वो डिस्क्रिशन के बेसिस पर यदि मैं आपको ये कहूं कि आपका डिस्क्रिशन है प्रेफरेंस को डिविडेंड देना, दैट मींस कि आप इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे सकते, तब तक नहीं दे सकते जब तक आप प्रेफरेंस को डिविडेंड ना दे दें। ये बात कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नहीं है, ये बात इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 की, समझ गए? और मेरे रिजर्व्स, डिविडेंड जो है ना, मेरे रिजर्व्स का 0.0% भी नहीं है। तो मान लीजिए मेरे रिजर्व बहुत ह्यूज है, तो मेरे रिजर्व बहुत ज्यादा है, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये मतलब ना निकाल ले कि कंपनी डिविडेंड तो देगी ही देगी, नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। एन इश्यूअर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, अरे भाई प्रॉफिट लॉस का कोई एक्सपेक्टेशन है, एबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ द इश्यूअर टू इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इट्स प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। देखिए जितनी भी बातें हैं ना, सब की सब आपको भ्रमित करने के लिए है ना, डाइवर्ट करने के लिए है, किसी भी चीज से ऑब्लिगेशन साबित नहीं होता, राइट। हेंस द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रियलिटी के अंदर अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इवैल्यूएट करना है तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक गाइडेंस पे हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। हमारी उस इंस्ट्रूमेंट होल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें लिखी गई है, उसी बातों के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होगा। एनी हिस्टोरिकल ट्रेंड और एबिलिटी ऑफ द इश्यूअर डज नॉट अफेक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एज इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है ना। फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें। अदर देन द टर्म्स फॉर रिडम्पशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, another important point for consideration is whether the company has an obligation to make payments of dividend, that is whether dividend on such preference shares are cumulative or non cumulative। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ केस बता रहा हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देखिएगा जरा कि आप दे पा रहे हो कि नहीं। कहता है where dividends are at the discretion of the issuer, बोलिए फटाफट से आंसर बोलिए क्या होगा इसका। where dividends are at the discretion of the issuer, appropriation होगा सर, पढ़ना ही नहीं है क्या लिखा हुआ है,
फिर दूसरे का आंसर सोचिएगा, वेयर डिविडेंड्स आर क्यूमुलेटिव बट पेबल ओनली ऑन लिक्विडेशन। ओनली ऑन लिक्विडेशन कैसे बात कर रहे हो? लिक्विडेशन के अंदर तो सर सबको ही पैसा मिलता है। अगेन ये अप्रोप्रिएशन ही है, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट ऑल। अच्छा, फिर कहता है वेयर नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट टू पे, अप्रोप्रिएशन है ना। पढ़ने की क्या जरूरत है सर, सिंपल बात है, क्रक्स पढ़िए। वेयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, बस यहां इसी एरिया में ये आपका अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। तो हम आते हैं यहां तक, पढ़कर आते हैं ऊपर से यहां तक आते हैं, एंड देन पता लगाएंगे कि इसके बारे में ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन के ऊपर है तो कहता है दिस इज equivalent to an equity instrument, however where the instrument itself is redeemable, the obligation to pay still exists but only to the extent of the redemption value and not dividends on such shares unless they are declared। कहने के मतलब सीधी बात है सर, डिविडेंड के रिगार्डिंग हमारा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा जब तक हम उसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, और हम डिक्लेयर करेंगे क्यों, जब हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। समझ गए? डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक लायबिलिटी नहीं है, तो नहीं। Where dividends are cumulative but payable only on liquidation, one needs to assess the key terms of the instrument to check if the entity has a contractual obligation or not। अब यहां पर ये कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन देखना है, तो देखो जरा, देखो क्या कहता है। Where no contractual obligation exists to pay, such preference shares may themselves be irredeemable and the dividend on such shares, even if cumulative, the entity may be under no obligation to pay unless upon liquidation। मतलब कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन है नहीं जब तक लिक्विडेशन नहीं आ जाता। प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल का रिडम्पशन जो है अगर नहीं भी हुआ है तो लिक्विडेशन पे तो सबका ही पैसा वापस मिलता है, प्रेफरेंस वालों को भी मिलता है और इक्विटी वालों को भी मिलता है। देन सच प्रेफरेंस शेयर में बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, देन सच प्रेफरेंस शेयर में बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर जिसका केवल और केवल लिक्विडेशन पे ही पेमेंट होता है वो इक्विटी शेयर कहलाया जा सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिया, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिया। ठीक है, ये भारत में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर भारत में बने ही नहीं है जो केवल उनका रिपेमेंट कब हो, लिक्विडेशन पे हो ना। सवाल है, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू असेस फर्दर व्हाट इज दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या है? In case where the preference shares are not redeemable, preference share तो redeemable नहीं है, चलो ठीक है, applicable इंडिया में नहीं होगा। It is like an equity instrument, but if they are entitled to dividend, वो ध्यान से समझना, अगर इनको डिविडेंड मिलना है और which is payable such that entity does not have an unconditional right to defer the payment। ये क्या आ गया सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। हालांकि ये बात मैं एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे, लेकिन आज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये कहता है then this provides the shareholders with a lender's return on the amount invested। This obligation is also not negated if the entity is unable to pay such dividend for lack of funds or insufficient distributable profits। ये कहना ये चाह रहा है कि हमने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में हमने ये लिख दिया कि आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे। इसका मतलब इस चीज में कोई वो नहीं है कि ये डिविडेंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यूमुलेटिव होगा या नॉन क्यूमुलेटिव होगा, नहीं। डिविडेंड इज मैंडेटरी पेमेंट। इस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए गए हैं, जैसे कि आपका कूपन रेट, जैसे डिबेंचर का 10% ब्याज है, 12% ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो हमको देना पड़ता है ना। तो जब वो ब्याज हमको देना पड़ता है, अगर कंपलसरी ऑब्लिगेशन आ जाता है तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। वैसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कूपन रेट से डिविडेंड यदि देना पड़ता है, इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन व्हिच यू कैन नॉट डिनाई, व्हिच यू कैन नॉट डेफर, आपके पास में कोई भी ऐसा कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है जिससे आप उस लायबिलिटी को डेफर कर सके, तो ऐसी कंडीशन में ये डिविडेंड आपका मैंडेटरी ऑब्लिगेशन बन जाएगा और आपको ये देना पड़ेगा। तो कहता है देयरफॉर द ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, और ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट कर जाता है। और जब डिविडेंड फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट कर जाता है, डे वन से ही आपको ऑब्लिगेशन है
कि हर साल 10% 12% जो भी कूपन रेट होगा प्रेफरेंस वालों का वो मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे देना ही पड़ेगा। द इंस्ट्रूमेंट इन सच केस शैल हैव टू कंपोनेंट। यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कैपिटल वाला पार्ट और इसका डिविडेंड वाला पार्ट। यदि कैपिटल रिडीमेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब देखो इरिडीमेबल मेरे को लिखना पड़ रहा है लेकिन इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इरिडीमेबल है सिर्फ कन्वर्टेबल ही है तो इक्विटी। लेकिन व्हाट अबाउट डिविडेंड? डिविडेंड के रिगार्डिंग अगर सर कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होगा ना मेरा, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, और ये है डिस्क्रिशनरी, तो डिस्क्रिशनरी के अंदर डिविडेंड मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और मैंडेटरी ऑब्लिगेशन में मेरा डिविडेंड क्या मान लिया जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। और फिर पता है आपको ये डिविडेंड जो है, नाम तो इसका डिविडेंड रहेगा लेकिन इसे हम अकाउंट्स में फाइनेंस कॉस्ट के नाम से जानेंगे। फिर इसको हम ब्याज के जैसे यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसे शो किया जाएगा रादर देन अप्रोप्रिएशन के अंदर। समझ रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसे शो करेंगे हम लोग। और कौन से हेड में? फाइनेंस कॉस्ट वाले हेड में। ये चर्चा मैंने एक बार पहले भी करी थी आपसे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो कहता है टू कंपोनेंट्स होंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय डिविडेंड एंड इक्विटी कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय द इश्यू प्राइस। अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी कंपोनेंट उसका इश्यू प्राइस के बराबर हो जाएगा। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर ओवरऑल क्लासिफाइड एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आगे चलकर हम इस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो दो तरीके के गुण, इक्विटी वाला गुण भी है और फाइनेंशियल लायबिलिटी का गुण भी है। तो क्या होता है वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एंड ईच ऑफ द कंपोनेंट एज मेंशन्ड अबव आर काउंटेड सेपरेटली। और इक्विटी और लायबिलिटी दोनों के दोनों कंपोनेंट को हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो इंड AS 109 में चलकर अपने को सीखनी, अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं। समझ रहे हैं? फिर हमने ये वाला पार्ट जो है पढ़ लिया था, इसे आप होमवर्क पे पढ़ लेना। राइट, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये बेसिकली क्या था? नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमको फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच करना था। समझ रहे हो ना? ये वही दोनों चीजों में हमको फिक्स टू फिक्स टेस्ट जो है वो मैच करना होता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इतना पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना। मैंने आपका ये डिस्कशन जो है फिक्स टू फिक्स टेस्ट का विथ एग्जांपल विथ क्वेश्चंस करा दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग, कुछ डेरिवेटिव के रिगार्डिंग। तो एक काम करते हैं, अपने लोग कर ही लेते हैं। अभी 3 ही क्वेश्चन है इसके ऊपर। देखो इलस्ट्रेशन 8 में आओ। प्रेफरेंस शेयर्स विद नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। सिल्वर लिमिटेड इशूड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो एग्जाम में आ जाए तो ज्यादा उनको बोलना मत कैसे आते हैं सर ये क्वेश्चन। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन वो लोग बिल्कुल ऐसा ध्यान रखेंगे कि अगर इंडिया का पेपर बन रहा है, इंडियस का पेपर बन रहा है, तो हम ऐसे सवाल ना दें। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे हो सकता है सर? विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एंड प्रीमियम ऑफ ₹90, these shares carry dividend at 8% per annum. However, dividend is paid only. Dividend कब दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? कब दिया जाएगा? When Silver Limited declares dividend on equity. इक्विटी वालों को डिविडेंड देंगे तो ही प्रेफरेंस को देंगे। दैट मींस प्रेफरेंस को पहले मिलेगा, इक्विटी को सेकेंडरी मिलेगा। लेकिन मेरा डिस्क्रिशनरी हुआ कि नहीं हुआ डिविडेंड, पूरा का पूरा क्वेश्चन सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। फुल क्वेश्चन इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। देखिए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है व्हिच इज पेएबल ओनली व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर सारे के सारे इररिडीमेबल है। इस डेफिनेशन से तो पता चलता है कि सर ये इक्विटी है बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट, और फिर बाद में इसने बहुत सारा ज्ञान लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो सर हम ये सारी बातें जो है वैसे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ली हैं, इसलिए आप इसका डिटेल आंसर अब जो है पढ़ लेना। बाकी आपको खुद को पता चल गया होगा। अगर आप बोलो तो मैं भी पढ़ देता हूँ। देखो when an instrument shall be settled in on equity instrument, it's a non-derivative contract that will be settled only by issue of fixed number of shares
और a derivative contract that will be settled by issue of fixed number of shares for a fixed amount of cash। ये हो गया फिक्स टू फिक्स टेस्ट, है ना। और फिर बाद में हो गया नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू पे कैश सिंस फेस वैल्यू इज नॉट रिडीमेबल, ना तो फेस वैल्यू रिडीमेबल है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में तो सब कोई पैसा मिलता है। डिविडेंड जो पेबल है वो कब पेबल होगा, जब कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पर। सिंस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज डिस्क्रिशनरी एंड द कंपनी कैन चूज नॉट टू पे, कंपनी चाहे तो ना देने का भी फैसला ले सकती है। तो कंपनी हैज एन अनकंडीशनल राइट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैश ऑन प्रेफरेंस शेयर आल्सो। तो कंपनी बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के इसको आपको लायबिलिटी को अवॉइड कर सकती है। तो ये क्या हो गया सर, पूरा 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 आपका कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी हो गया। यानी बस मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां तक आते आते क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसके आंसर को देखने की जरूरत न होनी चाहिए। आपका दिमाग आपको स्वतः ही आंसर दे देगा कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या लायबिलिटी, क्योंकि हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन कर लिए सर। इनफैक्ट मैंने तो कोई इलस्ट्रेशन छोड़ा भी नहीं है आप लोगों के लिए, सारे इलस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है, चलो 9th इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड इन्वेस्ट इन कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या है, सीसीपीएस है सर, कंपल्सरी कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल तो कहां, कन्वर्टिबल किसमें होता है, शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होगा। तो जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्टिबल होंगे तो कहता है इशूड बाय इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड एट ₹1000 each, ₹10 फेस वैल्यू और 990 अंडर द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट each CCPS is compulsorily convertible into one equity share of B Limited at the end of the 5 years। सीधी बात है सर, CCPS का प्रिंसिपल नहीं, फेस वैल्यू और इसका डिविडेंड है ना, जो कैपिटल अमाउंट है ना, कैपिटल अमाउंट। सर कैपिटल को देख के सीधा सीधा लग गया इक्विटी, क्योंकि कंपल्सरीली कन्वर्टिबल ऑप्शन ही नहीं है कोई, देयर इज नो सच ऑप्शन इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, कंपल्सरी कन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये आपका सीधा सीधा क्या माना जाएगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में पढ़ते हैं। Such CCPS carry dividend at 12% per annum, payable only when declared at the discretion। अरे सर डिस्क्रिशन आ गया, इक्विटी है, दोनों ही कंपोनेंट क्या है, इक्विटी, hence it meet the definition of equity instrument। ठीक है सर, चलो अब तो देखो क्वेश्चंस आपके एकदम धड़ाधड़ हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल आएगा ही नहीं। अब ये डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आ गया, चलो ये भी पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। Derivative contract to be settled in own equity instrument। अच्छा, A Limited issues warrants to all existing shareholders entitling them to purchase additional equity shares of A Limited, okay, with face value of ₹100 per share at an issue price of ₹150 per share। Evaluate whether this constitutes an equity instrument or a financial liability। अरे हमने क्या इशू किया, वारंट इशू किया। वारंट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और शेयर वारंट थोड़ी देर पहले ही वो लिस्ट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल में हम पढ़ के आए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल में हम लोग पढ़कर आए हैं कि शेयर वारंट हमारे क्या होते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सर ये लायबिलिटी कहां से होगा, हाँ जी, तो देखो, in this company A Limited has issued warrants entitling the shareholders to purchase equity shares of the company at a fixed price, hence it constitutes a contractual arrangement for issuance of a fixed number of shares against fixed amount of cash। शेयर वारंट के लिए आपको फिक्स अमाउंट कैश मिलेगा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में, ये बात पहले से ही डिसाइड है। नाउ इवैल्यूएटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट अंडर डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, कहता है कि वैल्यू ऑफ वारंट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सीधी सी बात है, अगर आपके इक्विटी शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो आपके शेयर वारंट की भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी। अगर इक्विटी शेयर्स का दाम अट्रैक्टिव हो गया तो वारंट का दाम भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, आप अपने वारंट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हो, है ना। दिस इन्वॉल्व्स नो इनिशियल और नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए वैसे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक प्रीमियम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना होता है, तो प्रीमियम चलता है। It shall be settled at a future date। फ्यूचर डेट को ये वारंट इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। Hence this warrant meets the definition of derivative। सर ये नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है
कि यहाँ पर हम लोग पहले जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस दिन कोई पैसा नहीं देंगे एक्सेप्ट प्रीमियम। प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे होगा। So applying definition of equity under Ind AS 32, a derivative contract that will be settled by exchange of a fixed number of equity for a fixed amount of cash meets the definition of equity instrument. The above contract is derivative contract that will be settled by issue of fixed number of own equity instrument by E Limited for fixed amount of cash and hence meet the definition of equity instruments. तो होती है सर आज की क्लास यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट पार्ट में इसके नए प्रोविजन, नई बातें हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका सारा डिस्कशन जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आप इसका फीडबैक भी मुझे कंटिन्यूअस बेसिस पर देते रहो और अब टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज Ind AS 32 वाइंड अप होने वाला है। मैक्सिमम 2 क्लास इसकी और हो सकती है, बस 2 क्लास के ऊपर, 2 क्लास के बाद में मान लीजिए 2 घंटे का और रह गया होगा, ये इससे ज्यादा नहीं बचा है। इसके बाद में Ind AS 32 का होगा हमारा टेस्ट, समझ रहे हो, और वो टेस्ट सबको देना है, कंपल्सरी है, आप सब लोगों को टेस्ट देना है। और टेस्ट के लिंक्स आपको एज यूजुअल जैसे लेक्चर के लिंक मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।